तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। आज हम जो है वो अर्थशास्त्र को स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं का। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर कौन सा वाला है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें कि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस करवाता हूँ। मैं अन्य टीचर्स की भांति या अन्य लोगों की भांति जो है वो आधा सिलेबस या आधे क्वेश्चन कभी नहीं करवाता हूँ। मैं बिल्कुल लाइन से चलता हूँ, बिल्कुल चैप्टर से चैप्टर करवाता हूँ और हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करवाता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, फेसबुक अकाउंट की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दी हुई है, ट्विटर अकाउंट की लिंक दी हुई है। ठीक है, आप हम लोग के सोशल मीडिया हैंडल जुड़ना चाहें आप उन सभी से जुड़ सकते हैं। उन सभी पे डेली क्लासेस की अपडेट आपको मिलती है। ठीक है, कौन सी सीरीज़ आप लोगों के लिए आने वाली है, किस पैटर्न पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों का अगला टारगेट क्या होगा, हम लोग कैसे जो है वो हर एक सब्जेक्ट को 100 आफ्टर 100 की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे जितना हो सके उतना जुड़िएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया, उनके लिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है पूरे इंडिया में चलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए पहले तो आपको पार्ट 1 का मैं नाम बता देता हूँ कि जो आज का हमारा पार्ट 1 है उसका नाम होने वाला व्यष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ना, वो होता है भैया कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कराना, या हम लोग बोल सकें कि प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन कराना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आज का जो होने वाला है वो क्या बोल रहा है हम लोग को कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। देखो पहले उसने बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन फेंक के दिया हम लोगों को कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के बारे में हम लोग बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या इस प्रकार है। पहला क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। देखो पहले तो वो होना चाहिए कि मान लो मैं कोई कंपनी स्थापित करने वाला हूँ, तो कंपनी स्थापित करने वाला हूँ तो कौन सी वस्तु का उत्पादन करूँ मुझे पता तो होनी चाहिए। और उस वस्तु का उत्पादन मैं कर रहा हूँ तो किन लोगों के लिए कर रहा हूँ, वो कौन सी एज ग्रुप के हैं। ठीक है, वो उस एज ग्रुप के होने के बाद वो क्या उस वस्तु को खरीदेंगे भी कितनी मात्रा में खरीदेंगे। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम क्या में करते हैं, व्यवस्थी जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। देखिए प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना होता है कि यह किन अर्थव्यवस्था से दूसरी प्रकार की किन अर्थव्यवस्था वस्तुओं का उत्पादन कैसे और कितनी मात्रा में। यदि एक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाए तो अर्थव्यवस्था में दूसरी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कम हो सकता है। सही बात है, अगर मान लो किसी एक वस्तु का ही उत्पादन हम अधिक मात्रा में करते रहेंगे तो स्वाभाविक बात दूसरी वस्तु जो है उसका उत्पादन जो है वो कम होगा। ठीक है, तथा विपरीत एक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या मशीनों का। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करें या सैन्य सेवाओं के गठन पर। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु ये बनाए या पूंजीगत वस्तु बनाए। मतलब पहली बात तो ये होती है कि हम लोगों को चुनाव करने की समस्या होती है कि हम कौन सी वस्तु को तैयार करें। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहा है सेकंड वाला कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। सभी वस्तुओं का उत्पादन कई तकनीकों द्वारा हो सकता है। किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करें, मतलब लोगों के द्वारा काम करवाएं, या पूंजी प्रधान तकनीकी का यह निर्णय लेना होता है, मतलब या फिर मशीनों से काम करवाएं हम लोग। ठीक है, मतलब उस वस्तुओं का उत्पादन कैसे करवाएं, या तो हम लोग जो है मतलब श्रमिकों द्वारा, मतलब जो मजदूरों द्वारा करवा सकते हैं, या मशीनों द्वारा करवा सकते हैं। तकनीकों मतलब मशीनों के द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए निर्णायक सिद्धांत यह है कि ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिसका औसत उत्पादन न्यून हो। मतलब ऐसी तकनीक का उपयोग करना है जिसमें लागत कम आए हम लोगों को, जिससे कि प्रॉफिट अधिक से अधिक मात्रा में हम लोगों को हो सके। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, उत्पादन किसके लिए करें, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिन जो हमारी वस्तुओं को खरीदेंगे, ठीक है, हमारी वस्तुओं को पसंद करेंगे, उनके लिए हम लोग उत्पादन करेंगे। ठीक है, मान लो भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको आर्ट्स पढ़ा रहा हूँ, आर्ट्स के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो जरूरी तो नहीं कि इकोनॉमिक्स केवल आर्ट्स वाले ही पढ़ेंगे। भैया कॉमर्स वाले जो बच्चे जिन्होंने ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स लिया है वह बच्चे भी तो इसको पढ़ेंगे ना। ठीक है, उत्पादन किसके लिए करें, अर्थव्यवस्था में उचित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए, यह आय के वितरण पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करेगा, आय पर, मतलब व्यक्ति की आय कैसी है, यह अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति काम करने वाले हैं उनकी आय कैसी है उस पर निर्भर करता है। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तु और सेवाओं की भी समान रूप से विभाजित होगा।
निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तु की और, सुनिएगा, सेवाओं को इस प्रकार वितरित करो कि बिना किसी को बदहत बनाए किसी अन्य को बेहतर बनाया जा सके। मतलब किसी वस्तु को भैया हम लोग भेदभाव भी नहीं करें और किसी एक वस्तु को हम लोग विशेष या बेहतर भी अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया हम लोग का कि अर्थव्यवस्था की उत्पन्न, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, अर्थव्यवस्था की उत्पादन, देखिए समझिए थोड़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोग का कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों का प्रयोग करके दो वस्तुओं के जिन भी संयोगों का उत्पादन करना संभव हो वे उत्पादन संभावना कहलाता है। मतलब दो वस्तुएं दी हुई है हम लोगों को, एक चाय और एक कॉफ़ी। ठीक है, एक चाय पत्ती दी हम लोगों को एक वस्तु, एक वस्तु दी हम लोगों को कॉफ़ी। उन दोनों वस्तुओं में से जिन वस्तुओं का उत्पादन हम लोग कर पाएँ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलतेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उत्पादन संभावना वक्र की सूची में उसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। तो सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने पर किया जाता है। मतलब हम लोग किसी वस्तु का पूर्ण रूप से उसका हम लोग उपयोग कर लेंगे, उसके बाद हमको जो हमारी आवश्यकता और बच गई है उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु बहुत व्यापक है, मतलब बहुत बड़ी होती है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो दुर्लभ संसाधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग है के विवेकशील प्रयोगों पर केंद्रित होता है। मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो काफ़ी मुश्किलों से, हम लोग बोल सकते हैं कि उसको हर एक व्यक्ति समझ नहीं पाता, मतलब काफ़ी कठिनाई से उसको समझता है। ठीक है, उसको समझने के लिए काफ़ी जो है परेशानियों का सामना शुरू करना पड़ता है। जिनके वैकल्पिक उपयोग अगर उस व्यक्ति को समझ जाता है वही उसके वैकल्पिक उपयोगों का, ठीक है, काफ़ी विवेकपूर्ण तरीके से जो है वो प्रयोग कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए अब क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग का। ठीक, ये हो गया हम लोग का। इसी के आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है भैया हम लोगों को, वो इसके आगे हम लोगों को बोल रहा है भैया कि अर्थशास्त्र एक ऐसी विषय वस्तु जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोगों पर इस प्रकार केंद्रित है जिससे कि हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह होता है, देखिए क्या होता है यह कि यह आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत उत्पादन या उनके छोटे से समूह को ध्यान में रखकर करता है। मतलब छोटी चीज़ों का अध्ययन काय में करते हैं हम लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। परंतु समष्टि अर्थशास्त्र क्या बोल रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्या और आर्थिक मंदों का अध्ययन कराता है। ठीक है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो संपूर्ण राष्ट्र का अध्ययन कराता है, सीधी सी बात है। अब देखिए अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कौन कौन सी हो गई व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो उपभोक्ताओं का सिद्धांत, मतलब कौन कौन सी वस्तु उपभोग करनी चाहिए, उत्पादन व्यवहार सिद्धांत हो गया, कीमत निर्धारण हो गया, कल्याण अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का कौन कौन सा हो गया। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन से, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, बड़ी चीज़ें, राजकोषीय और मौद्रिक नीति, ठीक है, अस्तिफिक तथा स्फीति, ठीक है, सरकारी बजट, विनिमय दर और भुगतान, ये सब क्या हो गए समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें राष्ट्र के निर्माण में सहायता करती है, ये सब वो हो गए, है ना। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हम लोगों का कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। देखिए बाजार अर्थव्यवस्था क्या बोल रही है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हम लोग को क्या बोल रही है, समझते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो देखिए बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रिया का पूर्ण वर्चस्व होता है। ठीक है, लेकिन केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतिम क्रिया का अभाव होता है। मतलब बाजार अर्थव्यवस्था बाजार में होती है और केंद्रीय अर्थव्यवस्था संपूर्ण देश में होती है, संपूर्ण राष्ट्र में होती है। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब बाजार में जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनका स्वामित्व होता है। लेकिन केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है, क्योंकि सरकार द्वारा जो है ये योजना बनाई जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य किया जाता है। मतलब बाजार में कोई भी दुकानदार या कोई भी फुटकर व्यापारी है तो वह इसलिए व्यापार करता है क्योंकि उसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है वहाँ पर। परंतु जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है ना, उसमें क्या करते हैं कि इसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। अगला बोल रहा है बाजार अर्थव्यवस्था का चौथा पॉइंट, इसमें सरकार उत्पादकों और परिवारों के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि बाजार की अर्थव्यवस्था इसलिए सरकार वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब आके आपके बीच में परेशान नहीं करेगी। परंतु केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में इसमें सरकार उत्पादकों और परिवारों के
निर्णय में हस्तक्षेप करती है, क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पर जो है ये चीज़ें चलाई जाती है। ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, मतलब जिन वस्तु को जो वस्तु खरीदना चाहती है वो खरीद सकता है व्यक्ति, परंतु केंद्रीय योजनाबद्ध में क्या है, इसमें उपभोक्ता की प्रभुत्व बाधित होती है, क्योंकि व्यक्ति वही वस्तु खरीदेगा केंद्रीय योजनाबद्ध में सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, 5वां पॉइंट इसका, कि अधिकारों बाजार में अधिकारों के कारण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है, परंतु केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में यहाँ पूंजी के संचय की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब बाजार अर्थव्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि में, परंतु हम लोग केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहाँ मिलती है, तो केवल चीन में मिलती है, चीन के गणराज्य देशों में। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कितने हम लोग हैं, तो देखिए हम लोग के दो से तीन क्वेश्चन हम लोग के बचे हैं, तो उनको भी हम खत्म करते हैं। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो छोटा होता है, समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। इसको मैं आपको देखो काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छे से इसको याद भी है। ठीक है। और आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजी वे में चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, और बिल्कुल आप लोग जो मिलोगे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, उन सबसे जुड़ के बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बिल्कुल वहाँ पे दे दूँगा, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने खुद ने बनवाया हुआ है। ठीक है। मेरे खुद तक बनाया हुआ आंसर है इसका, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल ले सकते हैं मैसेज करके। ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना मैसेज कर दिएगा, लिंक से आप लोग हमारे जो है जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में ऐड हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्यविधि किस प्रकार कार्य करती है। ठीक है। मतलब जो भी कार्यविधि सरकार द्वारा चलाई जाती जा रही है वो किस प्रकार कार्य करती है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत कम होने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण होगा। मतलब जैसे बाजार में क्या होगा कि वस्तु की कीमत कम होगी ना, तो वह जो है वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी वैसे उसकी मांग बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण हम लोग उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ये विधियाँ हमारे अनुकूल है या नहीं है। ठीक है। मतलब जो योजना चलाई जा रही है वो हमारे अनुकूल है भी या नहीं। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि सिगरेट और शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर कर की दरें बढ़ाने चाहिए, तो यह आदर्शक विश्लेषण है। मतलब लोगों को उनको रोकने के लिए अधिक मात्रा में लोग उस पर हम लोग सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है, तो लोग उसको कम मात्रा में खरीदेंगे। ठीक है। देखिए हम लोग का आज चैप्टर पूरा 1 हो गया है। ठीक है। जो हम लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरा हो गया है। अगर आप लोग क्लास में लास्ट तक बने हुए, पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। थैंक यू सो मच।